नमस्कार, मैं अरुण कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज शुरू करते हैं। कल जो हमने पढ़ाया था छोटी छोटी मगर मोटी बातें, उसके पार्ट 1 में क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक। आज हम करेंगे 25 26 से लेके आगे जो भी पोर्शंस हैं। कोशिश करेंगे कि आज ये इसी भाग में पूरा समाप्त हो जाए, छोटी छोटी मगर मोटी बातें के सारे क्वेश्चंस। लेकिन फिर भी देखते हैं कितना कर पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि जितना हमने कल 20 तक किया था वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल और टोटल पीपीटी का ये 26 नंबर सवाल रहा कि निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार दो पदार्थ ए तथा बी अभिक्रिया कर तृतीय पदार्थ ए बी बनाते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रिया मतलब रिएक्शन अभिक्रिया के अनुसार दो पदार्थ ए तथा बी अभिक्रिया कर तृतीय पदार्थ ए बी बनाते हैं। अभिक्रिया आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ। अभिक्रिया क्या होता? कोई दो तत्व हो, यौगिक हो, अगर जुड़ेगा कोई नया चीज बनाएगा तो इसी को अभिक्रिया बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। यही ठीक। तो आपको बोला है कि एक रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है। इस रासायनिक अभिक्रिया को ध्यान में रखते हुए नीचे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो कौन सा स्टेटमेंट इससे सही नहीं है। देखिए, नहीं वाला सब जब भी सवाल आता है ना तो आपको बहुत ध्यान से बनाना है, क्योंकि बच्चे को एक बार सही दिखता, अगर मान ले तो ऊपर में ही सही आंसर दिख गया, टिक आउट कर दिया। बट ऐसा नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। इसलिए नहीं का सवाल रहेगा तो सारे ऑप्शंस को बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। चलिए हम पढ़ते हैं आपके साथ। ये बोलता है कि उत्पाद ए टू बी पदार्थ ए तथा बी के गुण प्रदर्शित करेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए एक होता है प्रतिकारक रिएक्टेंट। देखिए ये ए है और बी है। ए और बी अभिक्रिया करके अगर कोई नया कंपाउंड बनेगा, यौगिक बनाएगा, तो ए भी बनाएगा। जब कभी अभिक्रिया होगा ना तो इसके गुण और इसके गुण ये तो पहले से अलग है, लेकिन जो मुझे मिला ए बी, इसके गुण इससे भी अलग होगा, डिफरेंट होगा, और इससे भी अलग होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, मतलब जो रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं, तो प्रोडक्ट का गुण हमेशा रिएक्टेंट के गुण से अलग होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो उत्पाद की बात कर रहा है कि ए और बी के गुण प्रदर्शित करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। उत्पाद का गुण अलग होगा, इसका गुण अलग होगा, इसका गुण अलग होगा, इसका गुण अलग होगा। मतलब ये इस दोनों के गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा, जबकि यहां में बोल रहा है क्या करेगा। ठीक है, ओके। कह रहा उत्पाद का सदैव एक निश्चित संगठन होगा। सही है, उत्पाद का तो निश्चित संगठन ही होगा ना। उत्पाद का निश्चित संगठन का मतलब कि वो जिस चीज से मिलके बना है उसका प्रोपोर्शन फिक्स्ड होगा। तो हाँ, यौगिक में प्रोपोर्शन तो फिक्स्ड होता है, तो ये सही लाइन है। ठीक है, कहता है इस प्रकार का बना उत्पाद यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का बना उत्पाद यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार का बना उत्पाद एक तत्व है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इस प्रकार का बना उत्पाद तत्व भी नहीं है, यौगिक है। बोला यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। ये बोलना नहीं किया जा सकता, हम बोल रहे हैं किया जा सकता। मतलब इसका पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन गलत बता रहा है ये। ठीक है, और सवाल ही मेरा वही है कि कौन सा सही नहीं है। तो भैया पहला भी सही नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि उत्पाद पदार्थ ए और बी के गुण प्रदर्शित करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, तो पहला भी सही नहीं है। दूसरा सही है, क्योंकि निश्चित संगठन ही होता। यौगिक का जब भी पूछा जाएगा संगठन कैसा होता, तो निश्चित होता, फिक्स प्रोपोर्शन में होता। ये प्राउस्ट ने दिया था, हम आगे क्वेश्चन के तहत देख पाएंगे यही चीज को। अगला बोल रहा है तीसरा नंबर सवाल कि इस प्रकार का बना उत्पाद यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। भाई यौगिक बनता है, तो ये भी गलत है जवाब है। इस प्रकार का बना उत्पाद एक तत्व है, मतलब ये भी गलत जवाब है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4
तीनों हो जाएगा। कहाँ मैच कर रहा है? 1, 3 एंड 4। मतलब इस दिए गए सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहा। ओके, सवाल में है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें 3, 1, 3 एंड 1, 3 एंड 4 ये तीनों सही नहीं है। तो सही कौन सा है इसमें? बस सही है आपको 2 वाला सही है, क्योंकि सेकंड सही है और कौन सही नहीं ये आपसे पूछ रहा, मतलब क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ये। चलिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगला सवाल कहता है कि आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है। टिंचर प्रतिरोधी गुण कहने का क्या मतलब है? देखिए टिंचर क्या होता है, टिंचर क्या होता है? अरे भैया देखिए टिंचर क्या होता? देखिए ये एंटीसेप्टिक के जैसे बिहेव करता है। किसके जैसे? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक आप सुने होंगे, एंटीसेप्टिक क्रीम सुने होंगे ना, बोरो प्लस आता है, एंटीसेप्टिक क्रीम आता है। ठीक है, उसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर लेते हैं? जहाँ पे कभी कुछ घाव हो गया, कहीं कट फट गया, इस टाइप का कहीं कोई चीज़ होगा तो आप एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। टिंचर वही है। तो बनता कैसे है? तो ये बनता है कि अगर आप अल्कोहल, अल्कोहल तो आप जानते ही हैं, अल्कोहल लेना अच्छी बात नहीं है, डाइट मत लीजिएगा आप लोग, जिसको दारू वारू में आता है वो सब नहीं करना आपको, ठीक है? तो अल्कोहल और जल, इसका ये पहले ही लवण बना हुआ, मतलब सॉल्यूशन है, मिक्सचर बना हुआ है, ठीक है? इसमें अगर आप आयोडीन मिला देंगे, क्या मिला देंगे? आयोडीन। अरे भैया इसमें अगर आप क्या मिला देंगे? आयोडीन। लेकिन आयोडीन वो भी कितना, ये भी सवाल में पूछता है कि कितना प्रतिशत आयोडीन मिलाएंगे, तो 2 से 3%। 2 से 3% अगर आप आयोडीन मिला देंगे ना, तो जो चीज बनेगा वो आपका कहलाएगा टिंचर। तो अब क्या कहता है, बोल रहा है कि आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? भाई मैंने पहले बता दिया कि अल्कोहल में आयोडीन को मिलाने से। तो ऑप्शन देख लीजिए, पोटासियम ना भाई, वैसलीन कोई मतलब नहीं है, जल में आयोडीन, अल्कोहल नहीं है, जल में आयोडीन तक तो ठीक था लेकिन अल्कोहल भी होना चाहिए था, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर आपको ये हो गया, अल्कोहल में आयोडीन मिलाने से, वो भी कितने प्रतिशत? तो 2 से 3%। समझ में आ गया ना? चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। हम्म हम्म 28 नंबर सवाल कहता है कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता, कोई द्रव्य दिया हुआ, द्रव्य और द्रव में अंतर आपको समझ में आता है? एक वर्ड मैंने बोला है, जरा इसको फोकस करिएगा। देखिए बच्चे एक ही समझ लेते हैं, दोनों अलग अलग चीज है। ये द्रव्य है, ये द्रव है, द्रव का मतलब लिक्विड होता, क्या होता? लिक्विड। और इस द्रव्य का मतलब मैटर, पदार्थ, सब्सटेंस ये होता, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूं कि कोई भी अगर द्रव्य है, कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, तो उसकी अवस्था कैसे परिवर्तित कर सकता है? मतलब ठोस से द्रव और द्रव से गैस, या फिर इसका उल्टा भी कैसे कर सकते हैं? तो भाई देखिए, जब कोई ठोस को आप गर्म करते हैं ना, हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, गर्म करते हैं, तो वो ठोस से पिघल के द्रव में परिवर्तित हो जाता। फिर उसको और हीट देते हैं और आप उसको तापमान देते हैं, तो वो बदल के किस में चला जाता? गैस में। उसको और संघनित करेंगे तो द्रव में बनता है, फ्रीज करेंगे तो ठोस बन जाता है। मतलब आप इसको परिवर्तित कैसे कर सकते हैं? तो उसको ऊर्जा देकर, मतलब टेम्परेचर देकर, मतलब हीट एनर्जी देकर, मतलब उसको ऊर्जा देकर, एक अवस्था से ऐसे ठोस से गैस, द्रव, अगर ठोस से द्रव हो रहा है तो आपको प्लस एनर्जी, एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी का ये साइन है, ऊर्जा देना पड़ेगा। और द्रव से अगर क्या कहता है, आप बना रहे हैं इसको गैस, तो भी आपको एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन इधर से अगर इधर आएंगे आप, तो ऊर्जा वापस लेना पड़ेगा, एनर्जी लेना पड़ेगा। फिर इधर से इधर जाएंगे तो फिर से एनर्जी वापस लेना पड़ेगा।
मतलब ठोस से द्रव बनाने में एनर्जी देना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा, द्रव से गैस बनाने में ऊर्जा देनी पड़ेगी, उल्टा करने पे ऊर्जा लेनी पड़ेगी। मतलब अवस्था परिवर्तन करने के लिए ऊर्जा देना और ऊर्जा लेना ये दोनों आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए यहां पे क्या है, केवल जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है, भाई ऊर्जा दी जाती है तो ये तो सिर्फ केवल नहीं हो सकता, केवल ऊर्जा ली जाती है ये भी नहीं हो सकता। जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है? अभी जस्ट हमने बताया कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन दो विधियों से, एक ऊर्जा देकर और ऊर्जा लेकर के जाती है। इसका मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आ गया? चलिए आ गया है तो हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा कि भैया निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को दिया? रासायनिक संयोजन का नियम, रासायनिक संयोजन क्या, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं उससे जुड़ा हुआ कुछ नियम दिया था। किसने दिया वो आपको बताना, की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी। रासायन देखिए एक सवाल पहले हम अलग से ले लेते हैं, फिर इस सवाल को हम लेंगे। देखिए रसायन के पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन के पिता कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री किनको बोला जाता? एंटोनी एल लेवोजियर को। देखिए इनको बोला जाता, एंटोनी एन लेवोजियर को बोला जाता। फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन के पिता एंटोनी एन लेवोजियर को बोला जाता। क्यों बोला जाता है? देखिए वही इसका आंसर है, क्यों बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि एंटोनी एन लेवोजियर ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखे थे। दो महत्वपूर्ण नियम क्या था? दो था। कौन कौन सा था? ये कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या था? कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं? हिंदी इंग्लिश इसलिए लिख देता हूं ना ताकि आपको सारे बच्चे इनसे फायदा ले पाए। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। और दूसरा था कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, हाँ ऐसे इसमें और भी वैज्ञानिक का हाथ है, जैसे प्राउस्ट का है, डिफरेंट प्रोपोर्शन में इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। ये हम देख लेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि ये जो दो नियम हैं ये दोनों नियम ये हैं, और इसकी शुरुआत एंटोनी एल लेवोजियर ने किया था। और इसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान नहीं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में फिर अभूतपूर्व परिवर्तन आए। तो वही कह रहा है कि किसने किया था, तो इसका तो आंसर हमको मालूम चल गया कि एंटोनी एल लेवोजियर ने किया था। ठीक है, लेकिन बाकी भी है, थोड़ा सा देख लेते हैं बाकी का क्या काम है, बाकी का भी मतलब थोड़ा सा हम जान लेते हैं। चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप नोट कर लेंगे पॉज करके। चलिए देखिए, एंड इसका सही जवाब ये है, ये आपको समझ में आ चुका। ठीक है, तो अब हम बाकी को समझा देते हैं। बाकी क्या है ये देखेंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड पूछेगा कि रदरफोर्ड ने किस चीज की खोज करी थी, तो रदरफोर्ड एक तो नाभिक की खोज की थी, पहली बात ये ध्यान में रखेंगे, नाभिक की खोज की। और कई बार प्रोटॉन की खोज में रदरफोर्ड का भी नाम आता है, तो नाभिक प्लस प्रोटॉन। देखिए ई गोल्डस्टीन ने भी प्रोटॉन की खोज की थी, ध्यान देंगे यहां पे, ई गोल्डस्टीन, ये गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन ने भी प्रोटीन की खोज की थी। ठीक है, कई बार इसमें थोड़ा सा ये रहता है, कई बार प्रोटीन, प्रोटीन नहीं सॉरी प्रोटॉन, माफी चाहते हैं हम, प्रोटीन नहीं प्रोटॉन, सॉरी सॉरी, प्रोटॉन की खोज के थे, प्रोटॉन की खोज के थे। ठीक है, तो ई गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड में भी प्रोटॉन का नाम आता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर नाभिक की सिर्फ बात करें तो नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड भी आता, गोल्डस्टीन भी आता। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो बाकी ऑप्शंस पे चलते हैं।
बाकी ऑप्शन क्या क्या था? जोसेफ एल प्राउस्ट ने, अभी दो नियम हमने बोला था, दो नियम, तो दूसरा नियम में इनका हाथ है, जिनका नाम, जिस नियम का नाम है कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब इनके कहने का मतलब ये है डेफिनेट प्रोपोर्शन कि कोई भी चीज, जैसे अगर H2O हुआ तो जल का निर्माण कैसे होगा, तो H2O है तो हाइड्रोजन का 2 मास हो गया, ऑक्सीजन का 16 मास हो गया, दोनों का अनुपात हमने लिखा निकाला तो 1:8। मतलब जब कभी भी जल का निर्माण होगा उसमें हाइड्रोजन अगर 1 होगा तो ऑक्सीजन 8 के अनुपात में होगा, मतलब 1:8। ये बात प्राउस्ट ने बताया था। ठीक है, डेमोक्रिटस ने क्या बताया था? ब्रह्मांड का परमाणविक या आणविक सिद्धांत बताया था। ब्रह्मांड का आणविक सिद्धांत बताया था। देखिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए, आपको समझाने के लिए सब बता दिया, चारों ध्यान रखेंगे, चारों एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या 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 फिर से बता देता हूं। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन और नाभिक की खोज की, प्रोटॉन की खोज में ई गोल्डस्टीन का भी नाम आता है। ओके, रदरफोर्ड ने कब खोज की नाभिक की? 1911 में, ये भी ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए, डेमोक्रिटस को किस चीज के लिए जाना जाता है? इन्होंने ब्रह्मांड का आणविक सिद्धांत दिया था, आणविक या परमाणविक दोनों शब्द चलते हैं। ठीक है, जोसेफ एल प्रॉस्ट ने क्या किया था? जोसेफ एल प्रॉस्ट ने डेफिनिट प्रोपोर्शन का सिद्धांत दिया था, ये उदाहरण मैंने आपको समझा दिया है। एंटोनी एल लेवोइयर ने क्या किया था? तो ये दो नियम, एक ये और दूसरा मास कंजर्वेशन का सिद्धांत दिया था। ओके, तो ये चारों को मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया है, परंतु इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब होगा एंटोनी एल लेवोइयर। अगर सिर्फ इस सवाल के बारे में पूछा जाए तो उसका जवाब आप ये लगाएंगे। समझ में आ गया? अगर सिर्फ इसी सवाल की बात करें तो इसका जवाब एंटोनी एल लेवोइयर होगा। बाकी आपको समझ में आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताइए। देखिए, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। हाँ, और संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों अभिकारकों और पदार्थों की संख्या असमान होती है। क्या सो देखिए, कह रहा एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। नहीं तो अगर हम मान लेते हैं H2 प्लस O2 क्या बनेगा? H2O। ये क्या है? अभिकारक। ये क्या है? उत्पाद। ठीक है, ये क्या है? अभिकारक। ये क्या है? उत्पाद आपको। ठीक है, अभिकारक उत्पाद है तो देखते हैं क्या कह रहा है इसमें कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण। पहले तो इसको संतुलित आप करिए, संतुलित ये नहीं है, संतुलित ये नहीं है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ये नहीं। कर लेते हैं पहले। देखिए, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 हो गया, तो यहाँ पे 2 हम लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, यहाँ 2 लगा दिया। अब ये क्या है आपका? संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो क्या बोल रहा है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या नहीं, इसके तत्व के परमाणु की संख्या 2 है, बट इसके तत्व के परमाणु की संख्या यहाँ पे 4 है, तो समान कहां हुआ? गलत जवाब है ना, तो ये गलत हो गया। दो, ऐसा नहीं है, सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान क्यों होगी? बैलेंस किया फिर भी समान क्यों होगी? इसमें परमाणुओं की संख्या 2 है, इसके अंदर परमाणुओं की संख्या 4 है, मतलब समान नहीं होती। ये गलत जवाब है। चलिए, हमसे पूछ रहा है सत्य कौन है। ओके, तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या असमान होती है। ना 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 ना, ये ऑप्शन थोड़ा सा हमको एरर लग रहा है इस क्वेश्चन में।
संतुलित रासायनिक समीकरण अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। सॉरी सॉरी, इसमें हम माफी चाहते हैं थोड़ा सा। देखिए वो ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि वो ये कह रहा है, इसको इरेज करते हैं हम पहले। हाँ 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 हाँ, वो ये कह रहा है कि ये जो आपने बैलेंस किया, तो इधर के हाइड्रोजन की संख्या 4, तो उधर के हाइड्रोजन की संख्या भी 4, इधर के ऑक्सीजन की संख्या 2, तो इधर के ऑक्सीजन की संख्या भी 2 × 1 2, तो ये समान होती है। ये सही आंसर है, सॉरी ये क्या हो गया, ये सही आंसर हो गया। हाँ, और ये बोल रहा है कि एक असंतुलित रासायनिक समीकरण जब असंतुलित ही है, तो एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या असमान होती है। ये सही है। नहीं 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 नहीं, इस वाले में मेरे को कंफ्यूजन किस बात को लेके हो रहा है, फिर से हम देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं, रुक जाइए। एक उदाहरण लेते हैं, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण ओके में विकारक उत्पादों की संख्या असमान होता है। देखिए फिर से उदाहरण लेते हैं हम। H2 + O2 क्या बनाया आपका, H2O बनाया, पहले वाला सही था, H2O बनाया, ठीक है। देखेंगे आप क्या बोल रहा है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको संतुलित करते हैं पहले। कैसे संतुलित होगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे 2 लगा देंगे हाइड्रोजन 2। अच्छा चलिए ये संतुलित हो गया, ठीक है। अब कह रहा एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होगी, बिल्कुल नहीं। इसके तत्व के परमाणुओं की संख्या 4 है, इसके तत्व के परमाणुओं की संख्या 2 है, तो समान नहीं है, ये गलत है, मतलब ये गलत है, सही है, ये गलत है। ओके चले ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं। एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या असमान होगी, सही बात है भाई, सही बात है भाई। असंतुलित है तो असंतुलित हमने कर लिया, ये असंतुलित है, ठीक है। तो जब ये असंतुलित है तो इसमें अभिकारकों और उत्पादों की संख्या असमान है, बिल्कुल असमान है। इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इसमें हाइड्रोजन 2 है, ये तो समान आ गया, लेकिन ये देखिए ये समान नहीं है। इसमें ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे असमान हो गया ना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी भी सही है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको हिंदी के कारण कंफ्यूजन हो रहा है। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं फिलहाल के लिए। तो 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है देखिएगा। अनिश्चित होता है, कौन सा गलत, कहता है ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता, क्या कहता है, ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, गलत बात, ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है। और कौन सा कथन गलत है, तो ये तो गलत है। देखिए सवाल में बोल रहा है कौन सा गलत है, तो जो गलत होगा वो हमको चुनना है। तो बोल रहा है ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता, तो ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है ना, ये बोला अनिश्चित, मतलब ये गलत है और गलत ही चुनना है, मतलब ये एक आंसर हो सकता है। दूसरा, ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, सही बात है। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, सही बात है। ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होते हैं, मतलब इसको नहीं और दबा सकते हैं, मतलब सही आंसर है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए सिर्फ सही है। चलिए अगला सवाल कहता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से, सूखा बर्फ, सूखी बर्फ, ये तो आप बहुत पहले से जानते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, सूखी बर्फ। एस्ट्रेस शो में देखते होंगे धुआं टाइप का निकलते रहता है, सूखी बर्फ है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में विषम की पहचान कीजिए, इस वाले में से कौन सा अलग है, ये बताइए, कौन सा अलग है ये बताइए। वायु, ठीक है, दूध, ठीक है, जल, ठीक है, और देखिए वायु भी फ्लो करेगा, फ्लूइड है, ये क्या है, फ्लूइड है, फ्लो करेगा। देखिए दूध भी फ्लो करेगा, बहेगा। देखिए जल भी बहेगा, बट मिश्र धातु नहीं बहेगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको, मिश्र धातु। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपके लिए, मिश्र धातु। क्लियर है ना, ये नहीं बहेगा, ये फ्लो नहीं करेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है इनमें से कौन सा पदार्थ
फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की उपस्थिति, देखिए फ्लोरोसेंट ट्यूब हो, नियॉन बल्ब हो, इस सब में जो है ना प्लाज्मा के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्लाज्मा, प्लाज्मा के कारण होता। इसके साथ साथ जो सूर्य हो गया, तारा हो गया, उसमें जो ऊर्जा निकलती है, जो वो चमकता और जो रोशनी देता है, वो भी प्लाज्मा के कारण। ठीक है, तो सूर्य, तारा, फ्लोरेसेंट ट्यूब, नियॉन बल्ब, इस सब में क्या होता है? पदार्थ की चौथी अवस्थाएं प्लाज्मा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। सही आंसर प्लाज्मा हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता? लाफिंग गैस, NO2, N2O, NO2। देखिए लाफिंग गैस के रूप में, लाफिंग गैस क्या होता है पहले तो ये देखिए, लाफिंग गैस क्या होता है? लाफिंग गैस, देखिए लाफिंग गैस क्या होता है समझिए। चलिए ये देख लेते हैं लाफिंग गैस। देखिए जब कभी कोई हड़ताल, धरना, इस तरह की चीजें होती हैं ना, तो उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए, हटाने के लिए जो प्रशासन होते हैं वो लाफिंग गैस छोड़ देते हैं, लाफिंग गैस छोड़ देते हैं। तो उस लाफिंग गैस में क्या मौजूद होता है? तो N2O मौजूद होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या N2O मौजूद होता है। ओके, हाँ, तो ध्यान रखेंगे कि नाइट्रोजन का निम्न में से कौन सा ऑक्साइड है? तो N2O ऑक्साइड है। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। ओके, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन का क्या मतलब है? आइए देखिए, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। पहले तो हिंदी इंग्लिश भी लिख लेते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। ओके, क्या मतलब हुआ सब्लिमेशन का? सब्लिमेशन का मतलब हुआ कि कोई जो ठोस है वो द्रव में पहले जाता है, उसके बाद गैस में जाता है, आप जानते हैं। लेकिन सब्लिमेशन उसको बोलेंगे कि बिना द्रव में गए हुए वो ठोस से सीधा अगर गैस में परिवर्तित हो गया तो हम बोलेंगे कि उसका सब्लिमेशन हो गया। ठीक है, उसका ऊर्ध्वपातन हो गया। और अगर कोई गैस से सीधा ठोस में चला गया तो उसको बोलेंगे डिपोजिशन। उसको क्या बोलेंगे? डिपोजिशन, डिपोजिशन। ठीक है, चलिए, तो किसका किसका सब्लिमेशन होता है? एक तो अमोनियम क्लोराइड का होता है, नेफ्थलीन का होता है, उसके बाद कपूर का होता है। ये सब ऐसा है जिसका सब्लिमेशन होता है, मतलब बिना वो द्रव में गए हुए ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वही दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो अमोनियम क्लोराइड इसका सही जवाब हो गया। क्लियर है ना? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। हाँ, अगला सवाल क्या कहता है? यह है कि कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर सकती हैं, करती हैं। देखिए ठंडे पानी के साथ भी अगर अभिक्रिया कराना है, इसका मतलब उसका अभिक्रिया करने का जो गुण है वो ज्यादा होना चाहिए। और ये किस में होगा? देखिए वर्ग एक के जो तत्व होते हैं, वर्ग ये एक है, ये दो है, तो वर्ग एक के जो तत्व होते हैं ना वो ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो इसमें से चुनिए कि वर्ग एक के तत्व कौन से हैं, जो होंगे उसके सही आंसर हो जाएंगे। कौन से हैं? लोहा नहीं है भाई, जस्ता नहीं है, एल्युमिनियम भी नहीं है, पोटासियम है। तो पोटासियम ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए ये ठंडे पानी में भी अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे। क्या हो गया भाई? आ गया।
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? ठीक है, विद्युत का चालन मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कौन सा फ्लो करेगा? आपके यहाँ जो लाइन वाइन आता है, वो लाइन को फ्लो करने का काम, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करेगा? देखिए कौन करेगा? सोडियम क्लोराइड करता है इसमें, सोडियम क्लोराइड करता है। क्यों करता है? जब सोडियम क्लोराइड मतलब हुआ NaCl। देखिए जब कोई पानी है, पानी है, अगर वो शुद्ध पानी है तो विद्युत का कुचालक है। डिस्टिल्ड वाटर विद्युत का क्या है? कुचालक। वो विद्युत को प्रवाह नहीं होने देगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी भी मात्रा अगर इसी NaCl का अगर आपने मिला दिया शुद्धि, तो ये क्या हो जाएगा? विद्युत का सुचालक हो जाएगा और विद्युत को प्रवाहित करेगा। तो सवाल है कि कौन सा यौगिक, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो विद्युत का चालन कर सकता है? तो सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालन कर सकता हूं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। हाँ, अगला सवाल क्या हमारा? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करके, ठीक है, किसी पदार्थ को एक अवस्था या रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? ऐसा सवाल एक मैंने बताया था कि भौतिक परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, भौतिक अवस्थाएं परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। हम बताए थे कि भौतिक अवस्थाएं परिवर्तन करने के लिए ऊर्जा दीजिए या फिर ऊर्जा लीजिए। ऊर्जा दीजिएगा तो ठोस से द्रव में बदल जाएगा, ऊर्जा दीजिएगा तो द्रव गैस में बदल जाएगा, ऊर्जा लीजिएगा तो गैस द्रव में बदल जाएगा। मतलब ऊर्जा दे के और लेके, मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर, एनर्जी, ये दे के या लेके, मतलब टेम्परेचर देकर या लेकर, मतलब टेम्परेचर में परिवर्तन करके। किसमें परिवर्तन करके? टेम्परेचर में परिवर्तन करके हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है, टेम्परेचर यहाँ पे आ गया आपका तापमान, इसका सही जवाब हो गया। ठीक है ना? ओके ओके। नेक्स्ट सवाल कहता है ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? देखिए RRB जेईई 2019 में ये पूछा था। नहीं तो ठोस किसको बोलते हैं? ठोस किसको बोला जाता है? सॉलिड को। ये सॉलिड ही इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके कण जो है ना बहुत कसे कसे से होते हैं, बहुत कम दूरी पे होते हैं, इसके बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, तो ये यहाँ से वहां तक परिवर्तित या फ्लो नहीं होंगे। इसका मतलब है इसको संबिटित भी करना आसान नहीं है, नहीं करेंगे। तो क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है भाई? देखिए सही है कौन सा? ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं? बिल्कुल नहीं। यादृच्छिक रूप से गतिशील का मतलब होता है ना रैंडम मूवमेंट, मतलब या ऐसे ऐसे फ्लो करेगा। अरे भाई ये तो गैस करता है ना, ठोस थोड़े ना करता। ऐसा थोड़े ना कि ये उड़ के इधर उधर चला जाएगा, नहीं जाएगा। ये ठोस है तो ठोस है, नहीं जाएगा। मतलब ये तो गलत हो गया। उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं? बिल्कुल नहीं। अभी जस्ट हमने बताया कि उनके बीच बड़े अंतराल नहीं होते, बहुत बहुत कम अंतराल होते हैं। आंतरिक बल बहुत ज्यादा होता है और आंतरिक स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता। तो ये आंतरिक अंतराल बोल रहा, मतलब स्पेस बोल रहा है ज्यादा होगा। बिल्कुल गलत बात। कम होता, बहुत कम, सबसे कम। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं? बिल्कुल सही है। जो ठोस होते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, विन्यासित एकदम व्यवस्थित तरीके से होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। कह रहा उनमें न्यूनतम बिल्कुल नहीं, ये गलत है। भैया देखो गलत कैसे सो, देखो यहाँ पे ये कह रहा है न्यूनतम आकर्षण होता है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ महत्तम आकर्षण होता। सबसे ज्यादा आकर्षण ठोस में ही होता, फिर द्रव में होता, फिर गैस में होता। ये गलत दे दिया। बड़े अंतराल होते हैं? बिल्कुल नहीं। सबसे कम अंतराल होते हैं, सबसे ज्यादा अंतराल गैस में होता, फिर द्रव में होता, फिर ठोस में होता। ये भी गलत दे दिया। ये गतिशील होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। गतिशील दो ही होते हैं, जो या तो आपको द्रव होंगे या गैस होंगे, ठोस नहीं होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब आपको क्या हो गया कि व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ठीक है, चलिए
देखिए ये शुरुआती चैप्टर्स हैं, बहुत बेसिक हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो इसलिए अभी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं इतने इजी सवाल क्यों करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इसी इजी सवाल में कोई सवाल फंस जाता है किसी समय, उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड सही से वर्क नहीं करा तो, लेकिन अगर प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो आप लोग आसानी से उस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जैसे अभी पिछला एक सवाल था जिसमें अभिक्रिया वाला था, देखो उस समय हौच पौच हो गया, बहुत सिंपल सा। ठीक है, उसको देख लेंगे। उसी तरीके से है कि आप प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे ना तो आसानी से आप बना लेंगे। ठीक, क्या है अगला? 3:38 अगला क्या हो गया? ठोस के कणों के संदर्भ में क्या सही है? ठोस, ये तो हो चुका है ना, अगला सवाल पे चलते हैं। अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण ये होता अम्लीय वर्षा होती है, और यही अम्लीय वर्षा फिर धरती पे आती है तो यहाँ पर के पेड़ पौधे, जीव जंतु, मॉन्यूमेंट्स, जो इमारत बड़ी बड़ी हैं, बिल्डिंग्स हैं, उस सबको क्या करता है? क्षति पहुँचाता है। ठीक है, इसी अम्लीय वर्षा का कारण है कि ताजमहल का कलर डिस्कलर होने लगा है और उसके कुछ कुछ पार्ट्स जो हैं खराब हो रहे हैं। तो वही बोल रहा अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन दिया हुआ, देखिए एक SO2 मैच कर रहा, अच्छा ये मैच कर रहा, देखिए ये सब तो इसे मैच ही कर रहा है, ऐसा सवाल। तो ऐसा सवाल कहाँ से? ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए। देखिए क्यों? क्योंकि इसमें तो NO2 नहीं दिया तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ओके, इसमें दिया, इसमें दिया, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे दिया ए और बी दोनों, तो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी मतलब इसका सब आंसर ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में जैसा वैसा कर लेंगे, ये सब आंसर ही हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा जो धरती पे आएगा अम्लीय वर्षा के रूप में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से HNO3 बन जाएगा नाइट्रिक एसिड। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्या हो जाता है बार बार तुमको? क्या बोल रहा है? देखिए RRB जेई में पूरे पूछा, अरे बाप रे, क्या बोल रहा? अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं। हम लोग मौलिक अवस्था पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये मौलिक अवस्थाएं हो गए। उसके बाद 2 और अवस्थाएं हैं, प्लाज्मा, सूर्य तारों में चमक हो गया प्लाज्मा के कारण, फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गया प्लाज्मा में चमक, प्लाज्मा के कारण हो गया, नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होती है, ये सब प्लाज्मा हो गया। और BEC एक 5वीं अवस्था है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5वीं अवस्था। तो 5 अवस्था, तो इसका ऑप्शन सही, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखिए अगला सवाल, क्या अगला सवाल कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता? क्या अनुमान, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता? देखिए बार बार सवाल देखिएगा, नहीं लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता, ऑप्शन दे, क्वेश्चंस बढ़िया से देख लेंगे हम लोग। कह रहा है देखो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये प्लाज्मा है। ठीक है, पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी। हाँ ऐसे रहेगा तो पदार्थ की चारों अवस्था की आणविक अवस्था देख ही सकते हैं। देखिए इसकी आणविक अवस्था ऐसी है, इसकी ऐसी है, इसकी ऐसी है, तो सबकी आणविक अवस्था तो अलग है, तो ये तो हम देख ही सकते हैं। ठीक है, दूसरा फिर क्या कह रहा है? प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में, इसे कैसे पता चलेगा? इससे तो ये पता नहीं चलेगा ना, ये पता नहीं चलेगा ना, ये पता नहीं चलेगा, और हमसे पूछ रहा है नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा। बाकी 2 भी देख लेते हैं। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल कर रहा है। यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी दे रहा है, बिल्कुल अलग अलग अवस्था में जानकारी दे रहा है। मतलब 4 फोटो दिया हुआ, बोल रहा है कि कौन इससे रिलेटेड नहीं है, तो आणविक अवस्था देख सकते हैं, तो पहला सही है। तीसरा में क्या कर रहा है? प्लाज्मा को प्रदर्शित कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये भी सही है। विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी दे रहा है, ये भी सही है। तो कौन सा इससे पता नहीं चल रहा है? शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होती है, ये बात इससे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। टक, देखो कह रहा है यदि अमोनिया गैस हो,
अगर क्या होता ही है, अमोनिया क्या हो, अगर गैस हो तो कपूर क्या होगा, कपूर ठोस है, ये कोई बताने की जरूरत नहीं। पूजा पाठ हम लोग करते हैं, उस व्हाइट व्हाइट कलर का जो होता है कैम्फर, उसको कैम्फर जिसको बोलते हैं, कपूर बोलते हैं। और कपूर का ऊर्ध्वपातन होता। कपूर से सवाल एक बताया था कि जब भी क्वेश्चन आएगा कपूर का जलना क्या होता है तो भौतिक परिवर्तन लगाइएगा, रासायनिक गलती मत करिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। तो कह रहा यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है, ठोस है। ये कौन से बड़ी बात हो गई। अगला सवाल कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आप बताइए। चलिए देखते हैं कथन कौन सा गलत है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कौन से कथन गलत हैं। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, सही बात है। कम या ज्यादा, ठोस में सबसे कम, द्रव में उससे ज्यादा, गैस में उससे ज्यादा, तो ये होता तो है, ये है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सही जवाब। ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में उसमें कम, और गैस में उससे भी कम। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, एकदम सही जवाब है, जिसको अणुपरमाणु बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, स्थिर अवस्था में नहीं होते। पदार्थ के कण गति करते हैं, और उस गति को हम लोग बोलते हैं ब्रोनियन मोशन। क्या बोलते हैं, ब्रोनियन गति, ब्रोनियन गति, ब्रोनियन मोशन कहते हैं, ब्रोनियन गति। तो पदार्थ के कण ब्रोनियन गति करते हैं, इसलिए आप नहीं कह सकते कि पदार्थ के कण स्थिर होते हैं। तो इसलिए हमको गलत ढूंढना था, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। सही है क्या। चलिए, यहाँ अभी तक जितना हमने बताया है उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं सवाल नंबर 48 पे। क्या कह रहा 48, कह रहा है विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता। देखो भाई, जब भी नहीं आता है तो पूरा बढ़िया से पढ़िएगा, गलती हो जाती है, हम लोगों में ने भी करा है। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता, मिश्रण का गुण नहीं होना चाहिए, कौन सा है देखते हैं। मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, सही बात है। मिश्रण के जो घटक होते हैं, मतलब मिश्रण जिस जिस चीज से मिलके बना हुआ है वो उसका प्रॉपर्टी, उसका गुण वैसे ही रहेगा। जैसे बालू अगर हम पानी में मिला देते हैं तो ये मिश्रण है, पानी का अपना गुण है, बालू का अपना गुण है, मिश्रण हो गया तो भी गुण तो वही रहेगा, इसलिए ये सही है। गुणों का पालन नहीं करता तो ये तो करता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अगला, मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, होता ही है। चलिए, इसे भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसी को अगर मैं बालू और पानी को ले लूं, अलग कर लीजिए ना, ठीक है, इसको तो अलग कर सकते हैं ना, भौतिक उबाल के अलग कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। तो भौतिक विधि से हम अलग कर सकते हैं। इसकी संरचना तय है, बिल्कुल नहीं, याद रखेंगे। मिश्रण की संरचना कभी भी तय नहीं होती है, इसलिए मिश्रण की चूंकि संरचना तय नहीं होती है, इसलिए मिश्रण का कोई भी सूत्र नहीं होता है। ध्यान में रहेगा क्या, मिश्रण का कोई भी सूत्र नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसकी संरचना तय नहीं होती है। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। सितारों में, अरे भाई तो हमने बताया है कि सितारों में जो प्लाज्मा है बनने का कारण क्या है, तापमान, उच्च तापमान। और ये चौथी अवस्था है, और सितारों का तापमान आप जानते हैं बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो उच्च तापमान इसका सही जवाब है। अगला 50 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड, थैंक यू थैंक यू, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। क्या बोल रहा है, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, CO2 हमने लिया, क्या लिया हमने, CO2 लिया। तो CO2 में द्रव्यमान, कार्बन का द्रव्यमान आप जानते हैं 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 दूनी 32 हो गया। अब इसका चूंकि अनुपात निकालना तो इसको हम कट कर लेते हैं। चलिए, 4 से दोनों कट जाएगा,
4 तिया 12, 4 8 32, तो 3:8 यही दिया हुआ है इसके अंतर्गत। हमने बता दिया, ध्यान रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी गुणों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सवाल क्या है, कह रहा है ये कौन से नियम के साथ, कौन सा नियम है भाई, बताया था H2O वाला, कौन सा नियम है? द्रव्यमान का संरक्षण, बिल्कुल नहीं। पारस्परिक समानुपात लगातार, अरे भैया ये तो पूरा हिंदी है, पारस्परिक यही होगा, हिंदी है पूरा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? डेफिनिट, डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेफिनिट प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा पारस्परिक समानुपात। ऊर्जा संरक्षण तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिल्कुल नहीं। द्रव्यमान का संरक्षण तो आपको बताया था हमने अभी कि कोई अभिक्रिया होगा तो अभिक्रिया से पहले जितने भी अभिकारक होंगे उनकी संख्या और जो उत्पाद होंगे उनकी संख्या बराबर होगी और उनका मास बराबर होगा। तो मास तो बराबर होगा, ठीक है। तो वो तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हुआ। तो ये कौन सा नियम हो गया? अनुपात में जब भी रहेगा तो पारस्परिक समानुपात। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? पढ़िए सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? ठीक है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है आप जानते हैं, क्या है वाष्पीकरण भाई? कोई द्रव है, उसमें आप दे दीजिए ऊर्जा, ये बदल जाएगा गैस में या भाप में, और ये प्रक्रिया वाष्पीकरण के अंतर्गत आता। तो वाष्पीकरण की दर को कम कौन करेगा भाई? तापमान में वृद्धि कर दिया तो जल्दी वाष्प बन जाएगा, तो ये तो बढ़ोतरी कर देगा, तो ये आंसर नहीं है। सतह क्षेत्र में वृद्धि कर दीजिएगा तो जल्दी वाष्प बन जाएगा। जैसे अगर गर्म दूध है, उसको एक को गिलास में रखा, एक को थाली में रख दीजिए, तो जल्दी ठंडा कौन हो जाएगा? थाली वाला। काहे कि जल्दी वाष्पीकृत होगा। क्यों? क्योंकि थाली का क्षेत्रफल ज्यादा। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से तो वाष्पीकरण का दर बढ़ता न है, तो ये तो होगा नहीं। तापमान में वृद्धि करेंगे तो वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा। हवा की गति में वृद्धि करेंगे, जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे जब कोई कपड़ा हम सुखाते हैं ठंडा में, अगर बाहर कपड़ा नहीं सूखता तो रूम में ही हम लोग क्या कर लेते हैं? पंखे के नीचे कर देते हैं, तो हवा तेज हुई तो उससे सूख जाएगा, वाला वाष्पीकृत जल्दी हो जाएगा। तो कौन? नमी की मात्रा आने से जल्दी कपड़ा भी नहीं सूखेगा और नमी की मात्रा आने से वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। ठीक है क्या? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कितना समय हो गया? 3:50। चलिए अगला सवाल है, तरल अवस्था में गैसीय अवस्था, सॉरी, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित करना। तरल से गैसीय, तरल से गैसीय, ठीक है। तरल मतलब द्रव से क्या बनाना? हमको गैस बनाना, ठीक है। ऑक्सीकरण क्या? ऊर्ध्वपातन तो सीधे ठोस से गैस बनता है, संघनन तो गैस से द्रव बनता है, ये भी नहीं हो गया। वाष्पीकरण, और अभी जस्ट बताए भी थे हमने वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? जो सीधे तरल से गैस में बनता। बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे आजा भाई। किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? हाँ वही अभी बता रहा था, ये 3:8 जो है स्थिर अनुपात का नियम के तहत CO2 है, 1:8 जो है स्थिर नियम के तहत H2 है। और ये किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था, बताया हमने। उसमें इनका भी हाथ है, लेकिन नियम पूरी तरीके से अगर एक बंदे का नाम पूछा जाए तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, अगला चलता है। और वो पूछा हुआ सवाल है, कई बार पूछा, हमने भी एग्जाम दिया था ये। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, अगला बार देखेंगे। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी?
किसी तरल की समान मात्रा के लिए किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? ठीक है। क्वथन मेल्टिंग पॉइंट धीमा होगा। क्यों मेल्टिंग धीमा होगा? क्यों धीमा होगा? नहीं नहीं, क्वथनांक तो बोलते हैं बॉइलिंग को ना बोलते हैं, हिमांक फ्रीजिंग को बोलते हैं। संघनन, संघनन वाष्पीकरण सबसे धीमी होगी आपका। चलिए इसके अगले सवाल पे देखते हैं। पहले निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है, फिलहाल ही देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा नहीं है? तो कह रहा है जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, बर्फ के गलन पर जल का बनना, जल में लवण का विलय होना। भौतिक परिवर्तन कौन नहीं है? ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन भौतिक परिवर्तन नहीं है, यही तो हो गया। जल के क्वथनांक पर जलवाष्प का होना, जलवाष्प का भौतिक परिवर्तन, बर्फ के गलन पर जल का बनना भौतिक परिवर्तन, जल में, देखिए ये तीनों का तीनों भौतिक परिवर्तन है। तीनों का तीनों क्या है आपका? भौतिक, भौतिक परिवर्तन है तीनों का तीनों। क्यों है? क्योंकि इसको परिवर्तित किया जा सकता। लेकिन द्रवित पेट्रोलियम में गैस का दहन हो जाएगा, जल जाएगा, और जलना कभी भी भौतिक नहीं होता, रासायनिक होता है। सिर्फ कपूर वाला आप याद रखेंगे, वो भौतिक होता। तो ये रासायनिक हो गया। बोला कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो गया। चलिए सवाल नंबर 56 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहा है निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? पंकिल जल का मतलब होता है डिस्टिल्ड वाटर। पंकिल जल का मतलब होता है डिस्टिल्ड वाटर। आप लोग डिस्टिल्ड वाटर खूब सुने होंगे, ठीक है। तो पंकित जल को मतलब डिस्टिल्ड वाटर को कौन सी विधि से अलग करेंगे? अरे भैया ये तो आसवन है, बताया इससे पहले हमने बताया, आसवन विधि। आसवन विधि में क्या करते हैं? सूर्य के ताप से समुद्र के आसपास के जो पानी कहीं इकट्ठा होगा तो वो वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा, जिससे अशुद्धियां भी समाप्त हो जाएगी, और वो वाष्पन है, आसवन है वो विधि। वो विधि क्या है? आसवन है। एक होता है प्रभाज्य आसवन जो पेट्रोलियम में होता है, ये क्या है? आसवन है। ये आप क्या हो गया? तो कौन सी विधि है? आसवन विधि। अगला सवाल पे चलते हैं। कह रहा अनाज से भूसी चोकर को अलग करना, ये पहले बताए थे। अनाज से भूसी चोकर अलग करेंगे, तो डंठल से कोई चीज अनाज अलग करेंगे, तो ये सब क्या हो जाएगा? ये भूसी को नहीं, अनाज से भूसी चोकर निष्पादन, निष्पावन, पूरा हिंदी दिया हुआ, अनाज से भूसी या चोकर को अलग करने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। अनाज से भूसी या चोकर अलग करेंगे। देखो अनाज अगर अलग करेंगे डंठल से, डंठल से, तो वो थ्रेशिंग करेंगे। अब भूसी चोकर एक अलग करेंगे, भूसी चोकर अलग करेंगे, भूसी चोकर क्या करेंगे हम लोग? अलग करेंगे। ये तो ये क्या था? निष्पावन था। क्या था ये? निष्पावन था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता? तो देखिए सूर्य के प्रकाश जैसे ही पड़ेगा ना, तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है ना, सूर्य के प्रकाश के लिए संवेदनशील होता। सिल्वर क्लोराइड जो होता है सूर्य के प्रकाश के लिए संवेदनशील होता है। तो जैसे ही उस पर सूर्य की प्रकाश पड़ेगी ना, तो सिल्वर क्लोराइड का अपघटन हो जाएगा और वो सिल्वर बन जाएगा, ठीक है। और उसका कलर इस बदल जाता है, इसलिए वो स्लेटी हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर तो सही है। सिल्वर क्लोराइड को ऊर्ध्वपातन से, ऊर्ध्वपातन तो बिल्कुल नहीं होता भाई। सिल्वर क्लोराइड को क्लोरीन नहीं, सिल्वर क्लोराइड नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए अभी तक हमने टोटल 58 क्वेश्चंस कराया है। एक या दो क्वेश्चन कहीं मिसिंग हमको लगा जिसमें कंफ्यूजन हुआ है, तो उस क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में देख लेंगे, ठीक है। अगले पार्ट या फिर अगले अध्याय में इस दो क्वेश्चंस को हम ऐड कर लेंगे, देख लेंगे। ऐसा मान के चलते हैं कि आप लोगों को
क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 58 तक जितने क्वेश्चंस हैं उस एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के किसी क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं रहा होगा, समझ में आया ही होगा सबको, ठीक है। और वैसा कोई भी कंफ्यूजन होगा, कुछ वैसा मुझे लगेगा, तो फिर हम अगले पार्ट में, अगले चैप्टर्स में इसको समराइज कर लेंगे, देख लेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।